स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन। लेकिन इससे पहले स्टेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी इन डीएनए। हमने लास्ट टाइम डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो हमें ऐसा लगा था कि ये डीएनए जब कॉपी हो जाता है तो हर डॉटर डीएनए का आधा हिस्सा पेरेंट वाला, आधा हिस्सा नया होता है और इसमें बड़ी एक्यूरेसी है। इसीलिए इसमें आमतौर पर किसी वेरिएबिलिटी का चांस नहीं बनता है, तो ये कांस्टेंट रहता है नस्ल दर नस्ल। इसको स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। दूसरी तरफ ये क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है और बहुत बारीक काम है, बाज़ों का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मामूली चेंज आ सकते हैं। उन चेंजेस को म्यूटेशंस कहते हैं। अब म्यूटेशन के असबाब दो हैं। पहला तो है अननोन रीजंस, स्पॉन्टेनियस, खुद बहुत चेंज हो सकता है, कोई वजह नहीं। दूसरा उसके कॉजेस भी हैं, उन कॉजेस को म्यूटाजेंस कहते हैं। कॉजेस की तीन कैटेगरीज हैं, केमिकल म्यूटाजेंस, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस और फिजिकल म्यूटाजेंस। उनकी वजह से मामूली रद्द बदल हो जाए तो म्यूटेशन के बाद उसको वेरिएशंस या वेरिएबिलिटी कहते हैं। और ये वेरिएशंस मुफीद भी हैं। मुफीद है या मुज़िर, इसका फैसला तो माहौल ने करना है। अगर ये मुफीद हुई, माहौल में जानदार को एडजस्ट होने में मदद देती है, तो ये आगे चलती है। अगर ये मुफीद नहीं हुई तो माहौल रिजेक्ट करता है, वो फर्द ही मर जाता है और वो जीन जो म्यूटेंट हो गया है वो भी आगे ट्रांसमिट नहीं होता। तो वेरिएशंस आर द मेन सोर्स ऑफ इवोल्यूशन। जानदारों को माहौल में अपडेट होने में यही मदद करती है। इसलिए स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है और छोटे छोटे चेंजेस या वेरिएशंस का सबब बनने वाले म्यूटेशंस भी ज़रूरी है। आज का हमारा मौजू है जीन एक्सप्रेशन। इससे मुराद क्या है ये ज़रा देख लें। ये एक सेल है। हमने दावा किया बार बार कि इस सेल में यहाँ जो भी काम होता है वो डीएनए के हुक्म से होता है। अब डीएनए कैसे हुक्म करता है? आप देखें, हुक्म करने के कई तरीके हैं हमारे पास। मसलन मैं आपको इशारा करूं, यूं करेंगे तो बैठ जाएंगे, यूं करेंगे तो उठेंगे। इशारों से भी कंट्रोल किया जा सकता है, अल्फाज से भी कंट्रोल किया जा सकता है, लिख के दे के भी कंट्रोल किया जा सकता है, किसी और के थ्रू पैगाम भेज के भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो डीएनए किस तरह से कंट्रोल करता है, तो ये जरा देखते हैं। डीएनए सबसे पहले अपने जेनेटिक प्रोग्राम को आरएनए पर मुंतकिल करता है। यहाँ जेनेटिक प्रोग्राम से मुराद क्या है? न्यूक्लियोटाइड की तरतीब। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की एक खास तरतीब है, उसको ये आरएनए में मुंतकिल करता है। ये आरएनए यहाँ से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम के साथ मिलकर जो डीएनए ने इसमें न्यूक्लियोटाइड की तरतीब या सीक्वेंस मुंतकिल किया है, उस सीक्वेंस के हिसाब से राइबोसोम के साथ मिलकर ये प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को मेंटेन करता है। इसके नतीजे में एक मखसूस प्रोटीन वजूद में आता है। अब ये प्रोटीन यहाँ काम कर रहा है। इसी पूरे अमल को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। वैसे तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब हुआ जीन का जाहिर होना। यहाँ जाहिर होना से मुराद क्या है? जीन का प्रोटीन बनाने का अमल कैसा है। तो ये दो स्टेप पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप जब डीएनए से आरएनए बना था, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन के मुताबिक इस आरएनए ने बाहर आके जो प्रोटीन बनाया, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। दोनों को मिलाकर सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। और याद रखना, जो प्रोटीन बन चुके हैं, जब तक इनको रोका नहीं जाएगा ये काम करते रहेंगे। तो काम कर कौन रहा है? प्रोटीन। और क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? डीएनए को, कि डीएनए के हुक्म पर कर रहा है। तो मैं दोबारा बताना चाहता हूं, डीएनए प्रोटीन को डिक्टेट नहीं कर रहा कि काम करो, रुक जाओ, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं।
इसने तो अपना प्रोग्राम शिफ्ट किया आरएनए पर और उस आरएनए ने जाके उसी हिसाब से प्रोटीन बना लिया। अब ये प्रोटीन ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। तो हुक्म डीएनए का परफॉर्मेंस प्रोटीन, और डीएनए से प्रोटीन तक ये पैगाम किसने कन्वे किया? आरएनए ने किया। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात तो ये है। दूसरा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका क्या मतलब है, इसको भी जरा समझ लें। मसलन इस वक्त मेरे जहन में कुछ है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट। इसको क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। और मैंने जो बोर्ड पर लिखा, आपने उसको देखकर अपनी कॉपी में नकल किया, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट क्या है? कोई चीज पहले से मौजूद है, उसकी नकल उतारना। तो यहां इसको ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहा? तवज्जो, डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ये स्क्रिप्ट था, लिखा हुआ था। आरएनए पर उसकी नकल उतारी गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और अब इसमें इस ट्रांसक्रिप्शन के मुताबिक प्रोटीन में अमीनो एसिड की तरतीब दी गई, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहें तो हमारे जहन में फिर लिमिटेड मिसालें जहन में आती हैं कि एक ज़बान के अल्फाज को दूसरी ज़बान में मुंतकिल करने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। हालांकि ट्रांसलेशन सिर्फ ये नहीं है, ये भी है, लेकिन ट्रांसलेशन के माने और भी हैं। ट्रांसलेशन बाय एक्शन, यहाँ प्रोटीन एक्शन दिखाकर ट्रांसलेशन करना है। ठीक हो गया बेटा? तो ये सरसरी बैकग्राउंड था। अब हम आते हैं इस जीन एक्सप्रेशन में सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। जिस तरह डीएनए रेप्लिकेशन है, इस अमल को आरएनए रेप्लिकेशन भी हम कह सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स पहले हम आइडेंटिफाई कर लें। सर, जीन एक्सप्रेशन कौन सेंट्रल डॉग्मा है? हाँ, पूरे अमल को सेंट्रल डॉग्मा कहें, लेकिन जीन एक्सप्रेशन में दोनों वही चीजें आती हैं, उसी को हम सेंट्रल डॉग्मा कह सकते हैं। ठीक हो? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या है? सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स देखना है। जिस तरह डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स थी, यहां भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी। पहली रिक्वायरमेंट हस्ब मामूल टेम्पलेट डीएनए। हमें एक ऐसा डीएनए चाहिए जो सांचे का काम करे। सांचा समझते हैं ना? कालिब भी कहते हैं, सांचा भी कहते हैं, जिससे शेप्स बनती हैं। तो इसकी नकल उतारना है, इसलिए टेम्पलेट हमें डीएनए चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या चाहिए? फ्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। हमें न्यूक्लियोटाइड्स की एक बड़ी मिकदार चाहिए, लेकिन ये कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए? आरएनए के। यहाँ डीएनए न्यूक्लियोटाइड हमें नहीं चाहिए। तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आपको मालूम है 4 तरह के हैं, ए, यू, सी और जी। और इन सब में जो शुगर इस्तेमाल हुआ है वो राइबोज इस्तेमाल हुआ है। ये याद। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए हमें यहाँ, और कुछ एंजाइम वही चाहिए जो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए थे। मसलन यहाँ भी गायरेज की जरूरत पड़ेगी, जिसने डीएनए पर स्त्री फेर के सीधा करना है। हेलिकेज चाहिए होगा हमें, जिसने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना है। इसके अलावा लाइगेज चाहिए, जो बाद में हमें चाहिए होगा। यहां पर अलबत्ता 2 चीजें नहीं चाहिए। एक, आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं है, तो प्राइमर नहीं है तो प्राइमेज भी नहीं है। हाँ, तीसरा चौथा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज भी 1, 2 और 3 तरह के यहाँ भी है, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ है। पहली बात तो ये याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में एक ही तरह का है, जबकि यूकैरियोट्स में ये 3 तरह के हैं। इनमें से बारी बारी काम करेंगे ये। मसलन जब 1 काम करेगा, पॉलीमरेज 1, तो आरएनए बनेगा, क्योंकि आरएनए की 3 अक़साम है ना। जब ये काम करेगा तो क्या बनेगा? आरआरएनए। 2 काम करेगा तो एमआरएनए बनेगा। 3 काम करेगा तो टीआरएनए।
और इन आरएनए पॉलीमरेज की कुछ खूबियां हम पहले ही बता दें ताकि हमारे काम आए। आरएनए पॉलीमरेज एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसके 3 या 4 पार्ट्स हैं, 2 एक जैसे हैं। इनको अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल्स। 2 और मिलते जुलते थोड़े से अलग हैं। इनमें से एक को बीटा, दूसरे को बीटा डैश कहा जाता है, और जो तीसरा है उसको सिग्मा फैक्टर कहा जाता है। तवज्जो करना है, बुक में भी देखेंगे तो गलतफहमी होगी। अल्फा को एक समझा गया है, इसका मतलब ये अल्फा इस तरह से है, तो इसके 2 पार्ट्स नजर तो आते हैं लेकिन पार्ट एक ही है। जबकि बीटा और बीटा डैश में फर्क है। तो अल्फा को एक समझे, बीटा और बीटा डैश को अलग अलग समझे, तो अब कितने हो गए? 3 पार्ट्स। और जो चौथा है वो सिग्मा कहलाता है। सिग्मा एक्ट्स एज कोफैक्टर। याद आया कुछ एंजाइम में कोफैक्टर भी होता था। कोफैक्टर इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, बस एक्टिवेट करने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस आरएनए पॉलीमरेज में से सिग्मा फैक्टर को हटा दें तो ये इनएक्टिव होगा, तब ये कहलाएगा एपो एंजाइम। जब ये जुड़ा हुआ होगा तब ये कहलाएगा होलो एंजाइम, और ये एक्टिव फॉर्म होगी, ये काम करेगा। ठीक हो गया बेटा? तो ये इतनी रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी तो हमारा काम शुरू होगा। अलबत्ता एक और चीज भी देखना है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 हैं, इनके भी कुछ नखरे हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट, ये भी 3 डैश एंड से अपना काम शुरू करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज भी 3 डैश से कर रहा था, ये भी 3 डैश एंड से काम करेंगे। दूसरी शर्त, डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था? प्राइमर जुड़ा होगा जिस 3 डैश एंड पर, तो वहां से काम कर रहा था। ये प्राइमर नहीं, इनके लिए एक और चीज है, प्रोमोटर सीरीज। ये मिल जाए तो अपना काम शुरू करता है, प्रोमोटर सीरीज। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रोमोटर मतलब वो एक्टिवेशन के लिए। जी, एक्टिवेशन के है। मसलन मैं आपको बताता हूं, ये फर्ज करें हमारा डीएनए है। इस डीएनए के एक पार्ट को हम कहते हैं जीन। डीएनए रेप्लिकेशन तो पूरे डीएनए की हो रही थी, लेकिन डीएनए से आरएनए बनेगा तो पूरे का नहीं होता, एक टुकड़े का होता है जिसको हम जीन कहते हैं। इस जीन की बिगिनिंग को हम ओरिजिन साइट कह रहे थे। इस बिगिनिंग से पहले कुछ सीरीज होती है, उसको प्रोमोटर सीरीज कहते हैं। मैं मिसाल बताता हूं। फर्ज करें मैं क्योंकि इस रोड पर सफर ज्यादा करता हूं तो इसलिए मुझे यही मिसाल आती है। आप यहां से गिलगित की तरफ जाते हैं, जो ही कचौरा ब्रिज क्रॉस करते हैं, थोड़ा आगे जाके एक बोर्ड आता है, आइबेक्स रिजॉर्ट 200 मीटर्स अहेड, यानी 200 मीटर आगे आइबेक्स रिजॉर्ट है। उस बोर्ड के 200 मीटर आगे चलते हैं तो वहां पर एक होटल नजर आता है। तो ये होटल से काफी दूर है, ये एक साइन बोर्ड है, एक निशानी है कि आगे ये होटल आ रहा है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उधर जा सकते हैं। इसी तरह जो प्रोमोटर सीरीज है वो जीन शुरू होने से काफी पहले होते हैं। एक साइन बोर्ड है जो ये बताता है कि आगे जीन आने वाला है। कितना आगे? इस प्रोमोटर सीरीज के आगे कुछ लिखा होगा। मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोट्स में एक है TAAT, ये एक सीरीज है जिसके आगे कोई नंबर लिखा होगा, डैश 35, 25, 10 या इस तरह की कोई। तो इसका क्या मतलब है? फर्ज करें आप यहां से ढूंढते आ रहे थे, यहां सीरीज आ गई है, तो ये एक तरह का साइन बोर्ड है। और इससे आगे 35 का मतलब क्या है? इस सीरीज से 35 न्यूक्लियोटाइड के बाद आपका जीन शुरू हो रहा है। समझ आ गई? 4-5 सीरीज इसके नाम है, उनके आगे नंबर भी लिखा हुआ है। मसलन यूकैरियोट्स में एक ये है टाटा बॉक्स कहते हैं। ये सीरीज हर किसी जीन के शुरू में आती है, उससे पहले। और इससे आगे अगर 70 लिखा है तो क्या मतलब होगा इसका? जी, इस सीरीज के 70 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद एक्चुअल जीन शुरू होगा। तो अब मैं आपको दोबारा बताता हूं,
आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर सीरीज से ही एक्टिवेट होता है और 3' एंड से, जिस एंड के यानी अब इसका फर्ज करें ये 3' एंड है तो ये 5' एंड होगा, इसका ये 5 होगा, ये 3' एंड होगा। 3' एंड की तरफ प्रोमोटर सीरीज हो तो फिर वहां से शुरू करता है। एक बड़ी यहां मुसीबत भी है, डीएनए से तो जब रेप्लिकेशन हो रही थी तो 2 कॉपियां बनानी थी। यहां डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो सवाल पैदा होगा कि नहीं इसकी कॉपी करें या इसकी कॉपी करें। तो इस प्रोमोटर सीरीज की अगर वो 3' एंड की तरफ से हुई तो इसके लिए काम आसान होगा। इन दोनों में से जिसके भी 3' एंड की तरफ प्रोमोटर सीरीज मिलेगी ये जाकर उधर अटैच हो जाएगा और यहां से अपना काम करेगा। एक बात ये याद रखना। दूसरा, जिसकी कॉपी की जाएगी उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसको एंटी सेंस भी कहा जाता है। दोनों में से जिसकी कॉपी की जाएगी उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस कहेंगे, और जिसकी कॉपी नहीं की जाएगी उसको कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहा जाएगा। कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड वो डीएनए है जिसकी कॉपी नहीं होगी, और जिसकी कॉपी होगी वो टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आई बेटा? बस इसके बाद आसान है मसला। आसान कैसे? सबसे पहले गायरेज जाकर सिर्फ इस पोर्शन को सीधा करेगा, रेप्लिकेज इसको खोलेगा तो रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा। बबल बनने के बाद जिस 3' एंड की तरफ से प्रोमोटर सीरीज होगी उधर जाके ये पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीमेंट्री कॉपियां रखते चला जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ये एलोंगेशन हो रही है। आखिर में एक और इशारा आएगा जिसके थ्रू इसको खत्म करने का सिग्नल मिलेगा। मसलन फिर वही आप चलें इधर से तो एक जगह पे पहुंच के एक बोर्ड आता है, आगाज हुदूद है थाना कचूरा, लेकिन उसके एक तरफ लिखा होगा इख्तिताम हुदूद है थाना इसकर्दू या लंबा। ये खत्म वो शुरू, तो एंड के करीब भी इनको कुछ इशारे मिलते हैं, वहां से ये अपना काम छोड़ देता है। समझ आ गया बेटा? तो हम कल इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। आज के लिए